हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, रैंक बूस्टर सीरीज़ में अभी तक 64 क्वेश्चंस में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। सारे वीडियोस को कंबाइन करके एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको पता है CSIR नेट एग्जाम बहुत पास है अभी, है ना, तो आपकी रिविजन चल ही रही होगी। थोड़ी सी हेल्प हम आपकी कर सकते हैं क्योंकि जे केमिस्ट्री टीम यूट्यूब चैनल पर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्रैश कोर्स चल रहा है। जिन स्टूडेंट्स को पता है वेरी नाइस, जिनको नहीं पता है सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्रैश कोर्स वाली वीडियोस का, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन वैसे तो पूछा गया था, अभी गेट का जो एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी MSc एंट्रेंस या फिर IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये वाली वीडियो नहीं देखनी है, बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक तो नेम्ड रिएक्शन है, कोरी-फुक्स रिएक्शन, और इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी आपके सिलेबस में नहीं है, कोरी-फुक्स से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको नहीं देखनी है। ऐसे स्टूडेंट जो CSIR नेट, गेट या फिर किसी भी MSc के बाद जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिसको ये रिएक्शन ही नहीं पता है वो तो नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन गया, ठीक है। लेकिन जिसको पता है उसको फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी पता होनी चाहिए, तभी वो कर पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, काम करेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे, द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज Q। तो पहले हमें Q ही फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि Q का ही मास स्पेक्ट्रम गिवन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जो ये रिएक्शन है ये है कोरी-फुक्स रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन एक बार पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के साथ कंबाइन करके इसको CSIR नेट में पहले पूछा जा चुका है। यहाँ पे गेट में इसको कंबाइन किया गया है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो ये है कोरी-फुक्स रिएक्शन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं सबसे पहले, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर ना ये है अपना मेन फंक्शनल ग्रुप जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है पूरी। तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसका कुछ काम नहीं है रिएक्शन में, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं R से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये अपना बन गया RCHO, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने लिखा RCHO, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ऐड करवाया गया है PPH3 और साथ में लिखा गया है CBr4, ठीक है। ये है। तो पहले जो ये रिएजेंट हमें गिवन है ना, ये देखते हैं ये कैसे काम करेंगे। अगर हम बात करें PPH3 की, हमने कैल्कुलस सीरीज में ऑलरेडी ये वाला रिएजेंट देखा है जब हम बात कर रहे थे विटिक रिएजेंट की। तो यहाँ पर ना ये है CBr4 टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस तरह से मैंने दिखाया। अब हमें ये पता है कि जो ये फॉस्फोरस है ये लगा हुआ है फिनाइल रिंग के साथ। फिनाइल रिंग यानी कार्बन है, कार्बन मतलब 2p ऑर्बिटल, है ना। फॉस्फोरस उससे बड़ा साइज हो गया। यहाँ पर हम 3p की बात करेंगे क्योंकि प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो कॉन्जुगेशन में जा नहीं रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो डोनेशन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मान लो आपसे यही वाला वो स्टेप आपको लिख के दे दे और फिर आपसे ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक हुआ है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आजकल CSIR नेट में पूछ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं कार्बन और Br के सिग्मा स्टार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑफ फॉस्फोरस टू सिग्मा स्टार ऑफ CBr, ठीक है। ये होमो और ये लूमो, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अब ना आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर Br तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपने इसको ऐसे ब्रेक करवा के कार्बन के ऊपर नेगेटिव क्यों दिखाया, है ना। तो आप ये पूछ सकते हो कि इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स क्या है। ड्राइविंग फोर्स ये है कि यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो हमारे पास ये कार्बन आयन बनेगा ना वो स्टेबल है। जो ये वाला कार्बन आयन बन रहा है ये स्टेबल है। अब यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जा चुका है पहले CSIR में, को मैं बताती हूँ वो कौन सा था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक हमारे पास है CHF3, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स से CHCl3, CHBr3, CHI3। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को फील हो रहा है कि क्वेश्चन के अलावा यहाँ पे सारी बातें चल रही हैं, तो रैंक बूस्टर सीरीज में यही होता है, क्वेश्चन के अलावा आसपास जो भी है ना सब चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। यहाँ पर आइए, अगर मैं आपसे पूछती हूँ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, या फिर पी के वैल्यूज़ की तरफ से पूछ सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर हमें एसिडिटी देखनी होगी क्या करेंगे हम, H+ निकाल देंगे सबका,
तो ये बन जाएगा CCl3 माइनस, ये बन जाएगा CBr3 माइनस और ये बन जाएगा CI3 माइनस। ठीक है, तो इनमें से अगर हम इन कार्बन आयन का ऑर्डर देखें ना स्टेबिलिटी का, तो ये होता है, दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स ये ज़्यादा अच्छा एसिड हो गया। तो एसिडिटी का ऑर्डर ये रहता है। तो जितने ज़्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में देखोगे ना, आप कहोगे कि क्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था। बट यहाँ पर एक और फैक्टर आता है पोलराइजेबिलिटी का। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, जो आयोडीन है साइज मैक्सिमम है उसका, ठीक है, पोलराइजेबल है। तो इस वाले केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला रहेगा। ठीक है, तो मैं कहना चाह रही थी यहाँ पे जो वाली रिएक्शन हुई है इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जो ये बना है अपने पास कार्बन आयन, ये स्टेबल है। ठीक है, इसलिए बन गया। अब इसके बाद आगे देखो, अब ये बना है स्टेबल है, मतलब इट इज़ क्वाइट स्टेबल, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और यहाँ पे जो ये Br हैं इनके पास भी 3 लोन पेयर हैं। आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो रिपल्शन तो आपको खुद समझ आ रहा होगा, रिपल्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला रिपल्शन इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या होगा, ये Br माइनस जाएगा बाहर। ठीक है, अब जैसे ही ये Br माइनस बाहर गया यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, कार्बन के पास अब 2 Br लगे हुए, एंगल 120 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया बीच का। ठीक है, तो जो रिपल्शन था वो खत्म हो गया अभी, लेकिन क्या हुआ, ये नेगेटिव बाहर इधर पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे बचेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन गया, कार्बीन बन गई। और ये कौन सी कार्बीन है, सिंगलेट है या फिर ट्रिपलेट है, तो ये अपने पास है सिंगलेट कार्बीन। और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। अभी जो फेब में अपना नेट का एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछा था कि दोनों में से कोई एक, सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट में से कोई एक पूछा था कि उसका जो ऑर्बिटल्स जो होंगे ना कार्बन के अराउंड, वो कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हमें कैसे पता कि ये सिंगलेट कार्बीन है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, आप ऐसे पहचानना, जब भी कोई ऐसे ग्रुप लगे होंगे जिनके पास लोन पेयर है, तो फिर वो सिंगलेट कार्बीन होती है। क्योंकि सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है, एक p ऑर्बिटल तो रहता है आपका एम्प्टी और दूसरे वाले में रहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्योंकि एक एम्प्टी p ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आती है स्टेबिलिटी। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, मुझे लग रहा है सिंगलेट कार्बन के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा कि लोन पेयर्स हैं, तो फिर वो सिंगलेट कार्बन है। जैसे यहाँ पे Br था, अगर मैं ये बनाऊँ, सपोज OMe है, यहाँ पे लेट्स से मिथाइल है, तो फिर भी वही होगा, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में डाल देगा वो, यहाँ से स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये अपनी बन गई सिंगलेट कार्बीन। हालांकि इस क्वेश्चन में सिंगलेट ट्रिपलेट से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी ठीक है, ये बन गई अपनी सिंगलेट कार्बीन। अब यहाँ पर ना देखो, ये है, अब जो सिंगलेट कार्बीन होती है या इन जनरल कार्बीन जो होती हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, वो होती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका क्या मीनिंग हुआ, इनको अगर कोई मिल गया आसपास इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये ले लेंगे। ठीक है, हमने कहा था कि PPH3 है और CBr4 है। अब PPH3 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, है ना। तो आसपास जो PPH3 होगा उसके फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स तो है, वो दे देगा इसको। ठीक है, क्या बनेगा, क्योंकि फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इतना ठीक है। तो ये काइंड ऑफ जैसा अपना फॉस्फोरस इलाइड होता है वैसे ही बन गया। ठीक है, तो बस यहाँ तक हमें पहुँचना था। अब जैसे हम नॉर्मल बेटिक रिएक्शन में करवाते हैं वैसे ही करवाएंगे। ठीक है, अपना रिएक्टेंट क्या था, ये रहा, एल्डिहाइड था। ठीक है, तो जो ये रिएजेंट था इसका ये सब काम था, कार्बन बननी थी, कार्बन के बाद वापस अटैक होना था, ये बनना था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। तो अभी है अपने पास ये, इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे है। ठीक है, एल्डिहाइड है। क्या होगा, आपको पता है बॉन्ड पोलर है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी दिखा सकती हूँ, है ना, ऐसे ब्रेक करवाएंगे। अब ये है नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, यहाँ पे H लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आई कार्बन जिसके पास 2 Br ग्रुप लगे हैं, 2 Br ग्रुप लगे हैं। ठीक है, और ये कार्बन अटैच्ड है फॉस्फोरस से, और यहाँ पर है PPH3 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, बॉन्ड बनेगा दोनों में। ठीक है, तो बॉन्ड बना देते हैं, जैसा विटिक रिएक्शन में होता है बिल्कुल सेम है। अभी आगे ऐसे हुआ।
अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का और फॉस्फोरस का बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फॉस्फोरस के पास है 3d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बस वही करना है, यहाँ से बॉन्ड को ऐसे क्लीव करवाया, यहाँ से बॉन्ड को ऐसे क्लीव करा, तो क्या होगा, ये तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड ऐसे, और इसके पास लगे हुए 3 फिनाइल, तो ये तो निकल गया, ये अपना हो गया बाय प्रोडक्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ इसको। यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाली कार्बन है और जो ये वाली कार्बन है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन के पास 2 Br ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पर है R और यहाँ पर है H। तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट Q, ये है Q, इसका मास स्पेक्ट्रम हमें गिवन है। अब ना ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वाली रिएक्शन पहले पढ़ी हुई है, कोरी-फुक्स रिएक्शन, उनको लग रहा होगा कि इस वाले रिएक्शन में तो फाइनल एल्काइन बनता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आपने क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे क्यों रोका है इसको। आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो कोरी-फुक्स रिएक्शन होती है ना, उसमें इस वाले रिएजेंट के साथ साथ, कहाँ गया ये वाला, हाँ, इस वाले रिएजेंट के साथ साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस गिवन होता है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ब्यूटाइल लिथियम रहता है। क्वेश्चन में हमें ब्यूटाइल लिथियम नहीं गिवन, तो रिएक्शन यहीं पे रुकेगी। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट अपना आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आगे पूछते हैं, मैं वो बताती हूँ आपको, रिएक्शन इतनी है, यहीं पे स्टॉप होगी, अपना मेजर प्रोडक्ट क्यों यही है। ठीक है, इसी का मास स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बात करें कोरी-फुक्स रिएक्शन की, तो अगर हमारे पास रिएजेंट्स में ब्यूटाइल लिथियम भी गिवन होता, तो यहाँ पे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती, कैसे करेगी वो देखते हैं। देखो, आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी पहले चैनल पे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना वहाँ से। यहाँ पर होगा मेटल हैलोजन एक्सचेंज, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। ओके, कैसे कराएंगे, देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैंने बहुत बार बताई ये वाली बातें, फिर से बता देती हूँ। देखो, जो ब्यूटाइल लिथियम है ना, 1 2 3 4, ये रहा लिथियम, ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन का और लिथियम का कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कार्बन जो होती है वो लिथियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। दैट मीन्स इसको हम ऐसे अगर दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, या फिर इसी चीज़ को कई बार क्या करते हैं, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे समझना ईजी हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि अगर हम बात करें इस नेगेटिव चार्ज की, तो अभी क्या है, ये एक ऐसे वाले कार्बन के ऊपर है जो sp3 हाइब्रिडाइज लग रही है ना, कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज हम इस वाले कार्बन पर लेकर आए, तो क्या होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और आपको ये पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर sp2 पे और फिर sp3 पे। ठीक है, तो बेटर क्या है कि यहाँ से बेटर होगा अगर हम उसको यहाँ पर ले आए, तो यही होता है ड्राइविंग फोर्स। क्या होगा यहाँ पे, मेटल हैलोजन एक्सचेंज, मतलब जो ये Br है ना, इसके प्लेस पे आएगा लिथियम, और जो Br है वो जाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये, एक Br सेम रखो, एक के प्लेस पे आप लिथियम ले आओ। ठीक है, और साथ में क्या होगा, जो ये Br था हो गया कार्बन के पास, ये बन गया, ये आपका बाय प्रोडक्ट, इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर आते हैं, बात तो फिर भी वही है, ये वाली कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप इसको अगर ऐसे भी दिखाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप चाहें तो ऐसे दिखा दें, या फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर है लोन पेयर, ऐसे, फिर से रिपल्शन, ये गए बाहर, जैसे ही बाहर गए वापस कार्बन बन गई। ठीक है, यहाँ पे वापस बन गई कार्बीन। अब क्या होगा, इस वाले बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो H है यहाँ पहुँचेगा, एक इसका यहाँ दिला दो, तो इससे क्या होगा, यहाँ बनेगा R, कार्बन 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 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये आ गया ऐसे, फिर जाके बन जाता है एल्काइन। तो ये होती है कंप्लीट कोरी-फुक्स रिएक्शन। लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें हम ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ब्यूटाइल लिथियम नहीं गिवन। ठीक है, तो ये वाले स्टेप्स होंगे ही नहीं। तो ये है अपना मेजर प्रोडक्ट जो कि Q है। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, अब ऑप्शंस देखेंगे। आपको समझ में आया प्रोडक्ट जैसे बनाया हमने, यहाँ देखते हैं। देखो, हम ये सब कर कर आके फाइनल यहाँ तक पहुंचे हैं। इधर ये H है और यहाँ पर आया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके पास लगे हुए हैं 2 Br ग्रुप। अब बात हो रही है कार्बन स्पेक्ट्रा की। अगर आपने पूरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो पढ़ी है
सॉरी मास स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। अगर आपने पूरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो पढ़ी है लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं पढ़ा है तो वो भी मैंने चैनल पे कवर करवाया है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 2 BR हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा केस होता है BR का। अगर हमारे पास एक BR है ना, इसका क्या मतलब है, 2 पॉसिबल होंगे, 2 आइसोटॉप्स पॉसिबल होते हैं, या तो 79 वाला है या फिर 81 वाला है, ठीक है। तो अगर एक BR है तो इसको अगर हम M बोल दें, मतलब जो उसकी मोलिकुलर आयन पीक आएगी वो इस पे आ रही है अगर, तो क्या है ये 79 + 2 यानी कि 81, दैट मीन्स ये हो गया M+2। अगर बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी रेशियो की, तो आपने पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ा होगा ना, 1:1 में पढ़ते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल क्या रहता है, ऐसे बोलते हैं 1 then 1:1 then 1:2:1 ऐसे रहता है, then 1:3:3:1 ऐसे करते हैं, है ना। तो मेन पॉइंट क्या है, आप देखो, अगर एक BR होता है तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक 79 वाला हो सकता है, एक 81 वाला। तो एक M आएगा, एक M+2 आ सकता है, 2 है ना, ये 2 के लिए कौन सा है, 1:1 मतलब 1:1, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो जो BR अपने पास 2 BR हैं, मॉलिक्यूल में अपने पास 2 BR मतलब 2 हेलोजन एटम्स कौन से BR हैं, जैसे अपने पास वहाँ पे प्रोडक्ट में है। इस वाले केस में क्या होगा, देखो इस वाले केस में ये हो सकता है कि जो दोनों BR हैं वो 79 वाले रहें, है ना, दोनों BR 79 वाले रहें। तो ये अपने पास क्या हो गया, M, ये आई मोलिकुलर आयन पीक, ठीक है। अब क्या होगा, एक ये हो सकता है कि इसमें लेट्स से ये जो है ये 79 वाला ही रहे लेकिन ये हो जाए 81 वाला, या फिर ये हो जाए 81 वाला और ये रहे 79, एक ये पॉसिबिलिटी है ना। इसके अलावा क्या होता है, दोनों ही 81 वाले हो जाए, दोनों ही ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर क्या हुआ है, 79 था। अगर आप लेट्स इसको कंसीडर कर लो, यहाँ पे क्या है, ये तो सेम है 79 ये क्या है 81 मतलब M+2 यानी ये आ गई M+2, और ये क्या है, ये M था 79 में आपका करना पड़ेगा, देखो 79 से बनना 81 मतलब +2 यहाँ पर हो गया, और यहाँ भी 79 से 81 मतलब +2 यहाँ पे हो गया, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस वाले को हम बोलेंगे M+4, ठीक है। क्या समझ में आया यहाँ से हमें कि हमारा जो कंपाउंड था ना Q, उसमें हमारे पास हमें 3 पीक्स देखने को मिलेंगी, M, M+2, M+3, ऐसे 3 लाइंस देखने को मिलेंगी। अब बात क्या करनी है कि जो उनकी इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी। मैं क्या कहा था, 3 है ना, तो पास्कल्स ट्रायंगल में 3 के लिए क्या होता है, ये रहा 1 to 1, दैट मीन्स आपको ऐसी ही लाइंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत क्लोज होती हैं, ऐसे, इससे भी क्लोज होती हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो आंसर है उसमें M, M+2, M+4 मिलेगा। रेशियो क्या होगी, ये गलत है, 1 to 1, 1:2:1, ठीक है। तो ऐसे करके ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैंने जो ये मास स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन है इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि इतना फिर रैंक बूस्टर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको पूरा बेसिस बताना पड़ेगा, उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है पहले से, ठीक है। उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आसपास जो हमने ज्ञान देखा है वो भी आपको एग्जाम में हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। हैप्पी लर्निंग।